इस पॉपुलेशन में टोटल नंबर कितना है इंडिविजुअल्स का? 50 प्लस 20 प्लस 30 100। टोटल कितना है? 100। 100 इंडिविजुअल का 50 है सर, एम का। यस। अरे हम टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या पूछ रहे हैं। 50 20 और 30 100 है सर। 100 है ना? तो 100 में mm कितना है? 50। तो mm की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.5। यस हो गई? यस 100 में 50 है, 0.5 हो गया। यस सर। और mm कितना है? 20। तो 100 में 20 का मतलब 0.2 हो गया। यस सर। और mn है 30। तो 100 में 30 तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.3। 0.3। तो 50 20 30 नंबर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट नंबर है। और जो 0.5 0.2 0.3 हो गया, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गई। जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएम होगा नंबर ऑफ एलएम, उस पॉपुलेशन में एलएम की संख्या, और उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ एलील्स की संख्या। तो नंबर ऑफ एलएम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन। तो एलएम की संख्या कितनी है? ध्यान से देखना, 50 ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप है एमएम, मतलब जीनोटाइप है एलएम एलएम है। यस सर। 50 ऐसे लोग हैं जिनका जीनोटाइप है एलएम एलएम। तो जिन लोगों का जीनोटाइप एलएम एलएम है, हर उस इंडिविजुअल में 2 एलएम है। यस सर। यस सर। 2 एलएम है ना? 2 into 50 हो गया। 2 into 50 प्लस एमएन ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है? 20। तो जिन लोगों का जीनोटाइप एलएम एलएन है, तो हर उस इंडिविजुअल में 1 एलएम है। उसका अरे एलएम एलएन है तो 1 एलएम है ना? यस सर। तो 100 प्लस 20 हो गया। यस सर। और टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है? 100। और हर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, और हर जिन के 2 एलील्स हैं। तो टोटल एलील्स की संख्या कितनी हो गई? 2 into 100। यस सर। तो 120 by 200 कितना हो गया? 0.6। यस सर। तो एलएम की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6। अब एलएन का देखो, उसमें भी उसी तरह से नंबर ऑफ एलएन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन। तो एलएन की संख्या है 30। तो 2 into 30 प्लस 20 एलएन है, तो 1 एलएन है उसमें, तो प्लस 20 हो गया। और यहाँ पे एलील्स की संख्या 200 है। 2 into 100 तो 80 by 200 तो कितना हो गया? 0.4 हो गया। तो इस पॉपुलेशन में एलएम की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6 और एलएन की फ्रीक्वेंसी हो गई 0.4। यही जीन फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। यस सर। अब इसी जीन फ्रीक्वेंसी को एक फॉर्मूला से हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या, ये तो नंबर के आधार पे तुम निकाल ले, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के आधार पे निकाल सकते हो। द सेम जीन फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट फॉर दैट एलील। जिस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उस एलील के लिए जो होमोजाइगोट है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। जैसे मान लो कि हमको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है,
वो निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैपिटल ए प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। समझो फॉर्मूला? जैसे स्मॉल ए का निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट फॉर दैट एलील प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। तो देखो एलएम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएम प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएम। तो एलएम की फ्रीक्वेंसी कितना निकाले हो इधर? 0.5। अरे 100 में 50 है तो 0.5 हो गया ना? यस सर। और हाफ एमएन की फ्रीक्वेंसी है 0.2, तो 0.5 प्लस 0.1 कितना हो गया? 0.6। यस सर। वही फ्रीक्वेंसी निकल गई। दूसरा से एलएन की फ्रीक्वेंसी, तो एलएन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएन होमोजाइगोट प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएन। तो एलएन की फ्रीक्वेंसी है 0.3। कहां से आ रही है? पिछले पेज से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है ना? यस सर। 0.3 प्लस हाफ इंटू 0.2 तो 0.4 हो गया। तो दो तरह से जीन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है उसके आधार पे या फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके आधार पे। तो यदि नंबर दिया हुआ है तो उसके लिए है कि किसी भी एलील की टोटल संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील्स इन द पॉपुलेशन, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के आधार पे। तो जिस एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस एलील के लिए जो होमोजाइगोट है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट व्हिच आल्सो कंटेन्स दैट एलील। जैसे मान लो कि कैपिटल टी का निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी का निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है? यस सर। तो दो तरह से रह सकता है, या तो नंबर दिया हुआ होगा या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिखे हैं ए स्मॉल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 50 mm 20 mn 20 nn और 30 mn। अब दूसरी तरह से रह सकता है ए स्मॉल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 0.5 mm 0.2 nn and 0.3 nn। हो गया? यस सर। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज, या इसी को कहते हैं हार्डी विनवर्ग प्रिंसिपल। हार्डी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और विनवर्ग जर्मन फिजिशियन थे, मेडिसिन के डॉक्टर थे, जर्मन फिजिशियन, फिजिक्स के आदमी नहीं थे। मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने वाले को कहते हैं फिजिशियन। इन लोगों ने कहा कि जीन फ्रीक्वेंसीज डोमिनेंस और रिसेसिवनेस पे डिपेंड नहीं करती। कोई एलील डोमिनेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या कोई एलील रिसेसिव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा नहीं है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, या उल्टा हो सकता है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कम हो और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो जीन फ्रीक्वेंसी का कोई संबंध डोमिनेंस या रिसेसिवनेस से नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जीन फ्रीक्वेंसीज हमेशा कंजर्व रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
एक जनरेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जैसे अभी हम लोग निकाले LM LN का 0.6 एंड 0.4, तो अगले जनरेशन में भी 0.6 एंड 0.4 होगा, उसके अगले जनरेशन में 0.6 एंड 0.4 होगा। तो जनरेशन टू जनरेशन जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं करती है, स्टेबल रहती है, कंजर्व रहती है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, बशर्ते कि उस पॉपुलेशन में कुछ इस तरह की घटना नहीं हो रही है जिसके कारण जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, जैसे म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके कारण जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। यदि हम लोग मान कर चले कि कोई ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो रहा है जो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाता है, तो जीन फ्रीक्वेंसीज कंजर्व रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज लाते हैं? तो म्यूटेशन हो जाए तो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाती है। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स मूव कर गए तो इसको कहते हैं जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। तो माइग्रेशन नहीं हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस के दौरान, इसके कारण भी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। और नेचुरल सिलेक्शन, यदि किसी तरह का सिलेक्टिव प्रेशर काम नहीं कर रहा है, खाली हल्ला करो, आ जाए। कोई कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं है जिसको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है, सारे इंडिविजुअल्स को फ्रीली ब्रीड करने की अपॉर्चुनिटी यदि मिल रही है, तो इस कंडीशन में जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पढ़ो, जीन फ्रीक्वेंसीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन डोमिनेंस और रिसेसिवनेस and they remain conserved from generation to generation in absence of factors like mutation, gene migration or gene flow, genetic drift, genetic recombination and natural selection। जवान लोगों के हम कहीं बोलो, समझे? पता लग रहा है 10 साल लोग अलग से मास में लग रहा है। Yes, yes. हाँ चुप रहो। समझ गया सर? अरे तुम तो समझदार हो, समझ ही जाते हो, और सबको पूछ रहे हैं। सर यस सर, समझ गए। ठीक, तो देखो, हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल states that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। जो हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, इसका क्या कहना है कि जीन फ्रीक्वेंसीज किसी पॉपुलेशन में स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जीन फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती ही है, स्टेबल होती ही है। एक टर्म है जीन पूल, सम टोटल ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। किसी पॉपुलेशन में जितने तरह के जीन्स होते हैं या उनके एलील्स होते हैं, उनके सम टोटल को कहा जाता है जीन पूल। तो हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल के आधार पे जीन फ्रीक्वेंसीज तो कांस्टेंट रहती ही है, जीन पूल भी कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन पूल में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो द जीन पूल, total genes and their alleles in a population also remains constant and this is called genetic equilibrium। इसको कहते हैं genetic equilibrium कहते हैं। जीन पूल कांस्टेंट है और जीन फ्रीक्वेंसीज भी कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और यदि जेनेटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति है तो सम टोटल ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन इज 1। जीन फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल उस पॉपुलेशन में 1 होगा। जैसे अभी देखो, LM कितना मिला था? 0.6, और LN कितना मिला? 0.4। यस।
अरे हाँ भाई, 0.4 और 0.4 में अंतर होता है। नो सर। 0.6 एंड 0.4, तो सम टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। यस सर, यस सर। यदि मान लो कि कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी है 0.3, तो स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सर क्या बोले सर? बोलो आप रोज क्या बोले रोज सर? से पूछ रहे थे, तुम लोग बता दी। यस सर, क्या बोले? 0.7 होगा, है ना? मान लो Yes, कि sir. कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.8, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अरे ए का 0.8 है तो दूसरे का कितना होगा? 0.2। उतना ही होगा। यस सर, यस सर। अरे तुम तो बोलते ही हो ऐसे, यस सर, यस सर। सर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा सर, तो 2 होगा सर। बोलो सतीश। दूसरा बोलो। ए का 0.8 है, टी का कैपिटल टी का 0.8 है, स्मॉल टी का कितना होगा? यस सर। 0.2। 0.2 होगा। तो सम टोटल ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज इन ए स्टेबल पॉपुलेशन इज 1। लेकिन ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम की स्थिति है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति है, पॉपुलेशन स्टेबल है, तब होगा। ठीक है? यस। अब देखो, अब यदि किसी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज मेंटेन्ड हो, कंजर्व्ड हो, उसमें कोई चेंज नहीं आता हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो उस पॉपुलेशन का इवोल्यूशन नहीं होगा, पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं करेगा। यदि पॉपुलेशन स्टेबल हो गया है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति आ गई है, जीन फ्रीक्वेंसीज, जीन पूल कांस्टेंट हो गया है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज भी कांस्टेंट हो गई है, तो उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं होगा। So if the gene and genotype frequencies are maintained from generation to generation, there will be no evolution and the population will become static. जो स्टेबल पॉपुलेशन है, जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी में, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में, जीन पूल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो पॉपुलेशन स्टैटिक हो जाएगा, उसका इवोल्यूशन नहीं होगा। समझ रहे हो? अरे इवोल्यूशन बिना चेंज के इवोल्यूशन होता है? नो सर। सर यहाँ पे जीन पूल तो लिखा नहीं हुआ है सर, जीन पूल स्टेबल नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है जीन एंड जीनोटाइप। जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, ये सब कांस्टेंट हो जाता है तो स्टैटिक हो जाता है। इवोल्यूशन के लिए जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना है। जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगी और जीन पूल भी चेंज करेगा। ठीक है? यस सर। The process of evolution makes a population dynamic and this necessitates a disturbance in the gene and genotypic equilibrium. किसी पॉपुलेशन का इवोल्यूशन तब होगा जब पॉपुलेशन डायनेमिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा। और डायनेमिक होने के लिए जीन और जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस होना जरूरी है, मतलब उसमें चेंज होना जरूरी है। मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करनी चाहिए, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंज करनी चाहिए, जीन पूल चेंज करना चाहिए। यस सर। Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change in frequency of alleles in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. यदि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब जीन की फ्रीक्वेंसी या एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। यस सर। समझे? यस सर। यस सर। अब उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहां से एक कट कर दो, उसको काट दो, हल्का सा काट दो कि नहीं पढ़ना है इसको।
तो नेक्स्ट पेज को भी छोड़ दो। उसका पेज नंबर 5 में देखो, पेज नंबर 5 में देखो, कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं। कंक्लूजन्स है ना? यस सर। यस हाँ, उसको टिक करो। यस सर। अब देखो, कोई तो कुछ जवाब ही पहला नहीं। पॉइंट है, अंडर कंडीशन ऑफ रैंडम मीटिंग इन ए पॉपुलेशन in which all genotypes are equally viable, the gene frequencies of a particular generation depend upon gene frequencies of the previous generation rather than the genotype frequencies. एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मेटिंग होती है। रैंडम मेटिंग का मतलब फ्री इंटरब्रीडिंग होती है। रैंडम मेटिंग का मतलब समझ रहे हो? जैसे 3 तरह के जीनोटाइप्स हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो किसी भी जीनोटाइप का इंडिविजुअल किसी भी जीनोटाइप के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग कर सकता है। कैपिटल ए के साथ कर सकता है, कैपिटल ए के साथ कर सकता है, स्मॉल ए के साथ। किसी भी तरह के जीनोटाइप का इंडिविजुअल किसी भी दूसरे तरह के इंडिविजुअल के साथ, जिसका जीनोटाइप कुछ भी हो, उसके साथ यदि मेटिंग होती है तो इसको कहते हैं रैंडम मेटिंग। मान लिया जाए कि किसी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो रही है और जितने तरह के जीनोटाइप हैं उनके इंडिविजुअल्स इक्वली वायबल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेटिंग की, सब में क्षमता है मेटिंग करने की, इक्वल क्षमता है। तब ऐसी स्थिति में किसी भी जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पहले वाले जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, न कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पे। एक जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, न कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पे। समझे? यस सर। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होती हो, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं, रैंडम मेटिंग हो रही है और हर तरह के जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स इक्वली वायबल है, सब में इक्वल क्षमता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेटिंग। तब ऐसी स्थिति में किसी भी जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अंडर कंडीशन ऑफ रैंडम मेटिंग इन ए पॉपुलेशन इन विच ऑल जीनोटाइप्स आर इक्वली वायबल, द जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर जनरेशन डिपेंड अपॉन जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन rather than the genotype frequency. ठीक है? यस सर। दूसरा देखो, एक जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उसी तरह से रैंडम मेटिंग के कारण जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी मिलेगी अगले जनरेशन में, वो भी डिपेंड करेगी जीन फ्रीक्वेंसीज पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स obtained as a result of random mating also depends upon gene frequencies of the previous generation. किसी जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पहले वाले जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और साथ में जीनोटाइप की भी फ्रीक्वेंसी प्रीवियस जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किसी भी एक जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दोनों डिपेंड करती है पहले वाले जनरेशन की जीन फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट में है कि इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन डू नॉट चेंज इन द नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस। ऑल्सो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज बिकम कंजर्व। जो किसी पॉपुलेशन की इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी,
मान लो कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें बच्चे हैं, अभी उनमें मेटिंग नहीं शुरू हुई है, इनिशियल पॉपुलेशन है, उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जब आगे चलकर मेटिंग शुरू हो जाएगी और उससे जो जनरेशन बनेगा वही जीन फ्रीक्वेंसी होगी अगले जनरेशन में जो उस इनिशियल पॉपुलेशन में, इनिशियल जनरेशन में। तो जो इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी है वो अगले जनरेशन में चेंज नहीं करती है, उसके अगले जनरेशन में चेंज नहीं करती है, लेकिन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज कर जाएगी, दूसरे जनरेशन में चेंज कर जाएगी, लेकिन उसके बाद के जनरेशन से चेंज नहीं करेगी। इसको फिर से पढ़ो। इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन डू नॉट चेंज इन द नेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस। जो इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में चेंज नहीं करती है, और उसके अगले जनरेशन, आगे के जनरेशन से में भी चेंज नहीं करती। ऑल्सो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन के बाद द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज बिकम कंजर्व। नेक्स्ट जनरेशन में चेंज करेगी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, उसके बाद के जनरेशन में कंजर्व हो जाएगी। समझे? यस सर। तो stability of the gene frequencies and maintenance of genotypic equilibrium is the essence of Hardy-Weinberg law or principle and is the foundation stone of population genetics. अब जीन फ्रीक्वेंसीज की जो स्टेबिलिटी है और जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम का जो मेंटेनेंस है, यही हार्डी-विनबर्ग लॉ या प्रिंसिपल का फाउंडेशन स्टोन, यही पॉपुलेशन जेनेटिक्स का फाउंडेशन स्टोन। ठीक है? हो गया? अब अगले दिन देखना। अब बोलो, अब बंद कर दिया जाए कल से? जी आज ही से। हेलो, ये सर जूलॉजी में बंद हो गया है, हम लोग का एक्सक्रीशन खत्म हो गया। ठीक है, तो कल से बंद कर दे रहे हैं। यस सर। अब जब कोचिंग खुलेगा उसके बाद फिर हम लोग बात करें। यस सर। ठीक। थैंक यू सर। गुड नाइट।